नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिम बजट 2024 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। और आपको बता दें कि यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल और मई में आम चुनाव होने हैं और नई सरकार बनने से पहले पूरा बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट था। बात बेरोजगारी घटाने की करें तो बता दें कि युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत करीब 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया और करीब 3000 नई ITI बनाई गई। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 HIT, 7 IIM और 15 AIIMS और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है और यही वजह है कि सरकार ने किसी भी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अक्टूबर और दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक 20 से 24 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 44% से ज्यादा रही। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है और यह देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। तो फिलहाल ये अंतरिम बजट मोदी सरकार 2.0 का और इसको लेकर हर एक खास तौर पर अगर देखा जाए महिलाओं और युवाओं और किसानों पर खास तौर पर फोकस किया गया है। गरीब तबके को लेकर फोकस किया गया है। जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वित्त मंत्री के पिटारे से। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए इस बजट को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और आम जनमानस के लिहाज में इसे नहीं बता रहा है, लेकिन यहां पर जो बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन निकलकर सामने आया और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये इन 4 स्तंभों को मजबूत करने वाला बजट है। बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में विशेष रूप से मैं बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने जब वित्त मंत्री है, उन्होंने जब आज बजट पेश किया तो उसके बाद साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और उसमें विशेष रूप से जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो है कहीं ना कहीं बातें बताई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये बजट आया है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात जरूर की गई है, चर्चा जरूर की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका पैदा हो गई है कि ये अधूरा बजट है, क्योंकि इसे संपूर्ण बजट नहीं कह सकते हम लोग। कि अभी जो संपूर्ण बजट है वो जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दावा भी किया है कि उसके बाद वो दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, फिर से जो है अपना बजट पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण बजट की जो बात सामने आ रही है वो जुलाई के महीने में सामने आ रही है। और उसमें लोगों का जो अपेक्षा है उसमें कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की निगाहें जो है कहीं ना कहीं, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, कहीं ना कहीं नाराजगी की तरफ जब दिखाई दे रही है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि हालांकि जो ये 4 तबके हैं, या किसान का जिक्र करें या महिलाओं का और युवाओं का, क्योंकि रोजगार को भी बढ़ावा देने का जिक्र किया गया है इस बजट में और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष तौर पर जोर देने की बात कही गई है और 2047 का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। यानी कि 2024 से पहले यह अंतरिम बजट इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। और अब आगे बात करते हैं मंत्री का अखिलेश को चैलेंज। जी हां, यूपी सरकार में मंत्री और मुजफ्फरनगर से विधायक कपिल देव अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि अखिलेश यादव पिछली बार के बराबर भी सीट नहीं जीत पाएंगे और ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने
कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और अभी तो बहुत कुछ खेल बाकी है। आपको बता दें कि कपिल देव अग्रवाल बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव पर ये बयान दिया। मित्रों, मुझे भी ये जिम्मेदारी इस क्लस्टर के नाते जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश में 143 क्लस्टर बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर सभी लोकसभाओं के लिए। तो अधिकांश में 5 लोकसभाएं हैं, किन्हीं में 4 भी हैं, कहीं 3 भी हैं, कहीं 2 और 1 भी हैं। जैसा क्षेत्र है, किन्हीं किन्हीं प्रदेश में 1 ही लोकसभा है, तो 1 ही क्लस्टर बनाया उसका। ऐसे मिला की जिम्मेदारी है। तो मेरे पास ये मेरठ मंडल की 5 लोकसभाएं हैं, जिसमें बागपत है, आपका गौतम बुद्ध नगर है, और गाजियाबाद है, बुलंदशहर, मेरठ है। और ईश्वरी कृपा से आप सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी में 5 ही लोकसभाएं हमारे पास है। और आप सबने देखा है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लगातार लंबे समय से जनता के बीच में है। और हम अन्य लोगों की तरह समय पे आके काम करते हैं ऐसा नहीं, प्रतिदिन काम करते हैं और सबके पास जाते हैं, सबके काम करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जो भी पदाधिकारी हैं अपने वो सभी आ जाएंगे, हरी बैठेंगे। कि योगीराज के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का ये बयान निकलकर सामने आ रहा है और कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बयान और खुला चैलेंज अखिलेश यादव को। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप, देखा जाए तो इस राजनीतिक बयानबाजी को किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के और योगी राज के जो मंत्री हैं, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है। जी सोनी, आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो मुजफ्फरनगर से विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीत निश्चित है और अभी ये खेल जो है अभी खेल नहीं खेला जा रहा है, अभी तो इसका जो है अभी पहला ही चरण माना जा रहा है। और इसे कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जो लोकसभा चुनाव होगा वो पूरी तरीके से बीजेपी का होगा। हालांकि इससे पूर्व जो सांसद है, बीजेपी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि दीवारों पर जीत लिख दी है, बीजेपी की जीत लिख दी गई है, केवल देखने की आवश्यकता है कि लोग उसे देखें। हालांकि कहीं ना कहीं इस जैसे बयान दिया है कपिल देव अग्रवाल ने, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से जिस उन्होंने लैंग्वेज में या जिस विश्वास के कारण इस तरह का बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक लोकसभा चुनाव को लेकर अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। और हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी जो पार्टी है, विपक्षी पार्टियों में साफ तौर पर उनका कहना था कि चुनाव से पहले इस तरह से बयानबाजी करना ये ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि कहीं जैसे लोकसभा बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। जिस तरीके से मोदी की गारंटी की गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का अगर यहाँ पर जिक्र करें, जो बयान निकलकर सामने आ रहा है या चैलेंज दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है। सोनी, सही जिस तरह से बयानबाजी चल रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से अखिलेश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसका पलटवार मंत्री देते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज किया है कि जो आने वाला समय होगा वो बीजेपी का होगा और बीजेपी इसमें पूरी तरीके से चुनाव जीतेगी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि अखिलेश यादव को ये चैलेंज मंत्री का सामने आया और ये योगी राज के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, जिन्होंने ये बयान दिया है और जीत का पूरा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहना रहा कि यहाँ पर काम प्रतिदिन किया जाता है और इसी आधार पर जीत का दावा। बढ़ते आगे बात करते हैं, आशियाने के लिए वसूली की जा रही है। दरअसल मामला गाजीपुर से ये मामला सामने आ रहा है, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को विभागीय अधिकारी जो हैं वो ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मामला बिरनो ब्लॉक के ग्राम सभा तरछा चौबेपुर का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 20 से 25 हजार रुपए वसूलने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि लाभार्थियों ने ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। ग्राम सभा में हुए
इंटरलॉकिंग के काम में भी ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और मनरेगा में काम नहीं करने वाले लाभार्थियों ने बताया है कि 4,000 रुपए खाते में आ जाने के बाद 500 रुपए लाभार्थियों को ग्राम प्रधान के द्वारा दे दिया जाता है और बाकी पैसा ग्राम प्रधान ले लेते हैं। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया है कि मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार, देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार पर यह गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की यह तस्वीर सामने आ रही है। जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक में चौबेपुर तरछा चौबेपुर ग्राम सभा है, जिसमें प्रधान और सचिव, कहीं ना कहीं सचिव का भी योगदान प्रधान लाभार्थियों के पास जाता है, कहता है कि सचिव को हमें कमीशन देना है। इसकी वजह से जबरदस्ती पैसा लेना और कहीं ना कहीं और एक मामला और सामने नजर में आया कि जिसको लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं वो लाभ से वंचित रहता है और लाभ उसको मिलता है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि तरछा चौबेपुर ग्राम सभा में ऐसे 2-3 से लाभार्थी हैं जिनका पूरा मकान बना हुआ, उसके बाद भी उनको आवास में आवंटन किया गया। अब बाकी जो उनको आवास में आवंटन होना चाहिए उनको आवास आवंटन नहीं। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू हुई क्या? क्योंकि इसमें ग्राम प्रधान और सचिव पर वसूली करने का आरोप लगाया गया है। जी, मैं बता देना चाहता हूं कि कल हम लोग सीडीओ संतोष वैश्य जी से मुलाकात की, तो उसमें बाइट ले तो उन्होंने कहा कि हम अति शीघ्र जांच कराते हैं। फिर वही प्रदर्शन स्थल निदेशालय राजेश यादव हैं जो पीडी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी हमने बात किया तो उन्होंने जांच करके वीडियो को तुरंत किया। हालांकि आज जांच की थी, लेकिन देखने वाली बात है कि जांच होती है तो जांच कंप्लीट होती है कि जांच अंधेरे में रह जाती है कहीं न। बिल्कुल, इस मामले को लेकर जांच का हवाला दिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल पीएम आवास में ये झूल की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर सचिव पर भी वसूली के आरोप लगे हैं, साथ ही ग्राम प्रधान भी इस दायरे में आया है। बढ़ते आगे, अब आगे बात करते हैं मानवता की मिसाल पहुंचाया अस्पताल। आगरा का ये मामला सामने आ रहा है। आगरा के थाना ट्रांस से यमुना का विद्यानगर क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर नाबालिग बच्चों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया और कहासुनी के बाद एक 15 वर्षीय बच्ची ने 12 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट कर दी और मारपीट से बच्चा बेहोश हो गया। सूचना पर पहुंचे चीता मोबाइल के सिपाहियों ने मानवता की मिसाल पेश की और बच्चे को कंधे में डालकर अस्पताल पहुंचाया। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, मानवता की मिसाल पेश करने वाली ये तस्वीरें वर्दीधारी की, क्योंकि अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं, अक्सर दागदार वर्दी कहा जाता है, लेकिन एक बार इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अजेंद्र, वाकई अक्सर आपने देखा होगा कि मामले जो सामने आते हैं, पुलिसकर्मी जो हैं वो कटघरे में खड़े नजर आते हैं और आज ये इंसानियत वाली तस्वीर जो है सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल सोनी, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जहां एक और लगातार एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर पुलिस के गुजरता है और पुलिस पर लगातार आरोप लगते हैं, जैसा कि हम खबरें भी दिखाते हैं और लोगों के बीच में बात रहती है। लेकिन इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं, ये पुलिस पर जो हेड कांस्टेबल है अखंड प्रताप सिंह, ये नाम बताया जा रहा है इस कांस्टेबल का, जो कि थाना ट्रांस जमुना इलाके में के टेढ़ी भैया चौकी पर तैनात है। पुलिस को सूचना मिली थाने से कि एक थाना क्षेत्र में एक झगड़ा हुआ है जिसमें एक बच्चे के चोटिल है। 12 से 13 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, अमन इसका नाम है, काफी गरीब परिवार से। इसका पिता हलवाई का जैसे कि काम करता है। ये दोनों पुलिसकर्मी, एक अखंड प्रताप सिंह नाम पता चला है और दूसरा एक मलिक, ये दोनों ही कांस्टेबल आते हैं और इस बच्चे को एक जेके अस्पताल में ले जाते हैं और उसके बाद शाम को इस बच्चा जब उसको आराम मिल जाता है तो इसकी छुट्टी हो जाती है। सोनी, सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा पुलिस अभी कुछ दिन पहले ही एक मामले में काफी चर्चाओं में रही है, लेकिन जिस तरह का ये वीडियो है,
इस वीडियो से काफी सराहनीय वीडियो बताया जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जहां एक और पुलिस पर आरोप लगते हैं, वहीं मानवता की मिसाल भी पुलिसकर्मी पेश करते हैं। और जैसा कि हमने देखा है, और ये अच्छी बात भी है, जहां एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मित्र पुलिस की बात करते हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि सूबे के मुखिया का जो आदेश है, मित्र पुलिस का जो चेहरा है वो यहां देखने के लिए मिला है। और लोगों में इस तस्वीर को लेके, इस वीडियो को लेके, जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद काफी चर्चा का विषय है। और लगातार आम जनता कह रही है कि आगरा पुलिस का ये बिल्कुल, ये मित्र अच्छा पुलिस का चेहरा जो है ये समाज में एक संदेश भी दे रही है ये तस्वीर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वाकई ये मित्र पुलिस का चेहरा सामने आया है, जिस तरीके से इंसानियत दिखाते हुए इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया और समय रहते इलाज मिल पाया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं पहाड़ पर बर्फबारी, मैदान पर पड़े भारी। हिमाचल प्रदेश से श्रीनगर तक अच्छी बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिल गए, तो वहीं स्थानीय लोगों की दुश्वारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश के मैदानी राज्यों का अगर जिक्र करें तो यहां कभी धूप तो कभी कोहरे की आंख मिचौली के बीच बुधवार को मौसम का मिजाज बदल गया और पहाड़ों पर बर्फ का सूखा जो है वो खत्म हो गया। सुबह से रुक रुक कर हल्की और तेज बारिश और ठिठुरन बढ़ाती हुई नजर आई। शाम को नोएडा समेत एनसीआर में ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ और इससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 130 सड़कें और बिजली के 395 ट्रांसफार्मर ठप हो गए और बर्फबारी में फंसे 300 सैलानियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पहाड़ी प्रदेशों में 4 फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो फिलहाल बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की जो दिक्कतें हैं वो जरूर बढ़ती हुई नजर आई। बढ़ते आगे बात करते हैं संगठन की हुंकार, जागो सरकार। खबर गुरुग्राम से है, जहां नगर निगम के हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सामाजिक न्याय संगठन ने सड़कों पर उतरने की घोषणा कर दी है और कल संगठन के सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन का यह भी आरोप है कि 1952 में पंचायत बनने के बाद ग्रामीणों ने निजी जमीन को पंचायत के नाम कर दी थी और उस वक्त टैक्स भी नहीं देना पड़ा। 2008 में नगर निगम गुरुग्राम बनने के बाद टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया। तो उसकी एक विचारधारा होनी जरूरी है, और जब तक किसी संगठन की कोई विचारधारा नहीं होती तो संगठन उस लाइन पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सारे जो इलाके के जो मौजूद आदमी इसमें इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्हें सारे ने बैठ कर एक चर्चा की, भाई हमने जो गाँव में जो एरिया जितना भी नगर निगम में जो गांव आए हैं, इनके अंदर जो लगने वाला जो हाउस टैक्स है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। निवेदन करता हूँ कि वो संगठन के बारे में ये मान लेती, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, इसलिए सामाजिक संगठन का निर्माण करा गया है, कोई की विचारधारा है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो निकाल लिया है कि भाई सुल्तान नाम ही बताया आपके बीच में, अब सबसे पहले हमने किया है ये टैक्स का मुद्दा जो है ग्रामीण के अंदर ये सारी की सारी लोगों की थी। लोगों ने अपने हक में से छोड़ के ने चरागे के रूप में या इस टाइप के रूप में जो श्यामलाल के रूप में छोड़ी गई थी, और जब 52 में जो पंचायत बनी तो सारी पंचायत के अंदर भेज होगी।
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ गीतू इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। गीतू, अगर देखा जाए तो सामाजिक जो न्याय संगठन है अब वो सड़कों पर उतरने का मन बना रहा है, क्योंकि जो एक लंबे अरसे से टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था और अब उस दिशा में जो है वो सरकार वसूलने का प्रयास कर रही है, तो नाराजगी इस बात को लेकर देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? गीतू, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो टैक्स के विरोध में ये हुंकार है और इसी को लेकर अब प्रदर्शन का मन बना लिया है। सामाजिक न्याय संगठन ने सड़कों पर उतरेगा और प्रदर्शन करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।